सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग करने जा रहे हैं आपके अभ्यास सागर का 7वां पाठ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई। और इसका जो आपका अभ्यास पाठ यानी इसका व्याकरणिक जो पाठ है वो आपका है वाक्यांश के लिए एक शब्द और वाक्य शुद्धिकरण। ठीक है बेटा, तो हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं 7th लेसन, उसका फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द होते क्या हैं। यानी कई सारे शब्दों को मिलाकर उसको संक्षिप्त रूप दे देना, उसको एक छोटा रूप दे देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो देश के लिए शहादत दे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शहीद। ठीक है, तो अगर हम लोगों को शहीद शब्द बोला जाता है तो हम लोगों को ये पता चलता है कि जो देश के लिए शहादत दी है, जिसने जो देश के लिए बलिदान किया है, जिसने, उसको बोलते हैं शहीद। यानी अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सैनिक को शहीद बोला जाता है। तो इसलिए हम लोगों को पूरी लाइन को देखने की ज़रूरत नहीं है कि जो देश के लिए शहादत दे। हम लोग अगर शहीद शब्द देखते हैं तो भी हमें पता चल जाता है कि ये शहीद का अर्थ क्या है। तो यही है बेटा कि जो पूरी लाइन यानी कई शब्दों को मिलाकर उसके लिए एक शब्द दे देते हैं, वो होता है ये वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब देखिए, जैसे भाषा में संक्षिप्तता तथा गंभीरता लाने के लिए वाक्य या वाक्यांश के स्थान पर एक उपयुक्त शब्द रखने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं वाक्य संक्षेप्तीकरण। अब इसको हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। यानी इसमें एक छोटा सा, जैसे मैंने आपको बताया शहीद शब्द है, वो एक छोटा सा एक शब्द है, लेकिन उसमें हमें पूरी लाइन का भाव पता चल जाता है। पूरी लाइन के भाव की अभिव्यक्ति वो शब्द करवाता है, हमें बता देता है कि हम लोग पूरी लाइन उसकी क्या है, हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, शहीद का अर्थ क्या होता है, सिर्फ वो एक ही शब्द बता देता है। ठीक है, ये संक्षिप्त शब्द जो होते हैं वो संपूर्ण वाक्य वाक्यांश के लिए अपने वाक्यांश को अपने में समेट लेते हैं। यानी उसका पूरा अर्थ अपने अंदर समाहित रखते हैं, अपने अंदर वो बनाए रखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल वही दे रखा है, जो देश के लिए शहादत दे उसके स्थान पर हम लोग शहीद कहना या लिखना अधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, हम लोग पूरी लाइन लिखने की बजाय वहाँ पर शहीद शब्द लिखना ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं। अब देखिए इसमें, जैसे इसमें और भी दे रखे हैं एग्जाम्पल, जो दूसरों के अधीन हो, तो दूसरों के अधीन उसको हम लोग क्या बोल लेंगे? गुलाम। ठीक है, फिर है प्राधीन या गुलाम। अब दूसरों के द्वारा की गई सहायता उसको क्या कहेंगे? सहयोग। न्याय के अनुसार कार्य न करना अन्याय। गुप्त संदेश देने वाला गुप्तचर। जो देश के लिए शहादत दे वो क्या हुआ? शहीद। ठीक है, तो इसमें जितने भी, जैसे अब जो ये शब्द दे रखा है गुलाम, जो दूसरों के अधीन हो, ठीक है, जो दूसरों की गुलामी करे, जो दूसरों की के प्राधीन रहे, किसी दूसरे के अंडर में कार्य करना, जो किसी दूसरे की प्राधीनता के अनुसार कार्य करना, तो वो होता है गुलामी। गुलाम शब्द जो दूसरों के अधीन कार्य करता है वो गुलाम शब्द होता है। अब देखिए इसमें नीचे शब्द दिए गए हैं। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन आता है बेटा, उसमें निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से एक सही शब्द छांटकर आपको उस पर घेरा लगाना है, या मैंने इस पर टिक कर रखा है, आप लोग घेरा लगा लीजिएगा। ठीक है, तो जिसकी उपमा न हो, अब उसके लिए एक शब्द छांटना है। जिसकी उपमा क्या होता है? जिसकी समता या जिसकी हम लोग तुलना ना कर सके, किसी और के साथ हम लोग नहीं कर सकते, उसका शब्द क्या बनेगा? अनुपम। ठीक है, उपमा मतलब उसकी किसी के साथ समानता नहीं कर सकते, किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते, तो वो होगा अनुपम। जिसका दूसरा आता है बेटा, जिसका अंत ना हो, अनंत। ठीक है, इसका प्रॉपर जो मतलब होता है अनंत, जिसका अंत ही ना हो, तो वो होगा अनंत। फिर है जो कहा न जा सके, अकथनीय।
जिसको कथन मतलब कहना, कथनीय मतलब जिसको कहा जा सके, अकथनीय मतलब जिसको कहा ना जा सके। जिस अच्छे अगले वाला है अच्छे आचरण वाला। अच्छे आचरण वाला होता है बेटा सदाचारी, सद आचार यानी अच्छा आचरण करने वाला। आचार मतलब आचरण और सद मतलब अच्छा, तो अच्छा आचरण करने वाला वो क्या हुआ, सदाचारी। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित वाक्यांश का पर सही का निशान आपको लगाना है। यानी शब्द दे रखा है, आपको वो वाक्यांश ढूंढना है जिसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब है अविश्वसनीय, जिसका विश्वास ना किया जा सके। ठीक है, जो विश्वास पात्र हो वो तो हो नहीं सकता। अविश्वसनीय मतलब बिना विश्वास के योग्य, विश्वसनीय मतलब जिस पे विश्वास किया जा सके, और अविश्वसनीय मतलब जिस पर विश्वास ना किया जा सके। ठीक है, तो इसका होगा सेकंड वाला ऑप्शन, जिसका विश्वास ना किया जा सके। फिर है बेटा ख वाला यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। फिर आता है शरणार्थी, जो शरण में आ गया हो। ठीक है, एक ये शरणार्थी में मतलब थोड़ा सा शरणागत और शरणार्थी वैसे तो सिमिलर ही मीनिंग हो जाते हैं, बराबर ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये होता है कि शरणार्थी मतलब जो शरण में आने की इच्छा रखता हो, यानी शरण में आना चाहता हो, उसको हम लोग शरणार्थी वर्ड होता है। बाकी जो शरण में आया हुआ है उसको भी शरणार्थी ही बोला जाता है। ठीक है बेटा, फिर है अपना अल्पाहारी। अल्प मतलब थोड़ा, हारी मतलब आहार यानी कम आहार खाने वाला, कम खाने वाला, तो उसमें कम खाने वाला उसको बोलेंगे अल्पाहारी, जो कम खाता हो। फिर है अतुलनीय, तुलनीय मतलब जिसकी तुलना न की जा सके। ठीक है, अतुलनीय। अब देखिए इसमें आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। मोटे काले शब्दों के स्थान पर वर्ग पहेली में से उपयुक्त शब्द छांटकर वाक्य को आपको दोबारा लिखना है। यानी ये जो वर्ग पहेली आपको दे रखी है इसमें से यहाँ ये वही है बेटा कि यहाँ पे जैसे ऊपर कही गई, अब ऊपर कही गई को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, ऊपर कही गई उसमें उसके लिए हम लोग एक शब्द यूज करना है, उसको क्या बोलेंगे, ऊपर मतलब ऊपर युक्त, मतलब जो ऊपर युक्त है यानी ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर कही हुई बात है, उसके लिए हम लोग शब्द यूज करेंगे ऊपर युक्त। ठीक है, तो ये आपकी वर्ग पहेली में भी देखा आपने, वर्ग पहेली में भी थर्ड लाइन में लिखा हुआ है जिसपे ये घेरा कर रखा है, तो ये आपके वर्ग पहेली में भी आपको लिखने हैं, इस पे भी आपको सर्कल करना है और यहाँ पर भी आपको लिखने हैं। अब देखिए इसमें ऊपर कही गई बात याद रखने योग्य है, तो इसमें आएगा उपरयुक्त बात याद रखने योग्य है। उसके बाद आता है बेटा ख वाला वसंत ऋतु में प्रकृति की शोभा देखने योग्य होती है। अब जो देखने योग्य होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्शनीय। ठीक है, जो देखने के लायक हो, जो देखने के योग्य हो, उसको हम लोग लिखेंगे दर्शनीय। तो दर्शनीय इसमें भी है, फर्स्ट लाइन में ही दे रखा है, तो इसमें हम लोग वाक्य क्या बनाएंगे, वसंत ऋतु में प्रकृति की शोभा दर्शनीय होती है। उसके बाद आता है बेटा जो शरण में आया हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शरणागत। शरण में आए हुए को हम लोग क्या कहते हैं, शरणागत। और शरणार्थी भी होता है, शरणागत भी होता है। तो यहाँ हमारा दे रखा है, इसमें हेल्प बॉक्स में जो दे रखा है शरणागत शब्द है, तो हम लोग यहाँ पे वही लिखेंगे। जो शरण में आया हो उसकी रक्षा करनी चाहिए, शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है बेटा इसमें फोर्थ वाला घ आपका, सीता चित्रकूट में पत्तों की बनी कुटिया में रहती थी। अब यहाँ पे जो पत्तों से बनी कुटिया, पत्तों की बनी कुटिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्णकुटी। ठीक है, पर्णकुटी जो होता है उसका अर्थ ही होता है पत्तों से बनी हुई। कुटी मतलब एक छोटी सी झोपड़ी, एक कुटिया जो होती है, और पत्तों से बनी हुई कुटिया। अब यहाँ पे उसको हम लोग एक शब्द देते हैं पर्णकुटी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीता चित्रकूट में पर्णकुटी में रहती थी। ठीक है बेटा,
तो यहाँ पे पूरा शब्द यानी पत्तों की कुटिया की जगह हम लोग यूज़ करेंगे पर्णकुटी। और ये आपके इसमें भी दे रखा है, हेल्प बॉक्स में भी दे रखा है फर्स्ट लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको लिखना है, वो सर्कल करना है और यहाँ नीचे भी लिखना है। अगला आता है बेटा, पानी का बुलबुला क्षण भर में नष्ट होने वाला है। तो उसको हम लोग जो थोड़े से एक पल के लिए होता है, क्षण भर में नष्ट हो जाना है, उसके लिए क्या शब्द है? क्षण भंगुर। ठीक है, क्षण भंगुर क्या होता है? जो एक पल में, एक क्षण में नष्ट हो जाता है। अब ये देखिए, इसमें पानी का बुलबुला क्षणभंगुर है। ठीक है, अब उसके बाद आता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा जो प्रश्न है उसमें हम लोगों को देखना है, निम्नलिखित वाक्यों में आए मोटे काले शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित जो वो शब्द हैं वो चुनकर रिक्त स्थान भरना है आपको। तो यानी यही है कि जो वाक्यांश आपका दिया गया है उसमें नीचे जो आंसर है उनमें से एक सही उत्तर छांट कर ऊपर लिखना है। इसकी बात का कोई उत्तर न दे सका, सब निरुत्तर, मतलब जिसकी बात का कोई बात का उत्तर न दे पाना, वो क्या होगा? जिसके पास कोई जवाब ना हो, जिसके पास कोई उत्तर ना हो, तो वो क्या होगा? निरुत्तर। ठीक है, जिसका कोई उत्तर ना दे सके उसको निरुत्तर शब्द बोलेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे आएगा, उसकी बात का कोई उत्तर ना दे सका, सब निरुत्तर हो गए। उसके बाद आता है, जो आकाश में विचरने वाला है, विचरण करने वाला, आकाश में घूमने वाला, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नभचर। अब जैसे इसमें जलचर दे रखा है, तो जल तो पानी होता है, यहाँ पे हम लोग नभ मतलब आकाश, तो नभ में घूमने वाला, नभ में विचरण करने वाला होता है नभचर। जैसे निशाचर होता है ना, निशा मतलब रात में विचरण करने वाला, जैसे राक्षस के लिए यूज़ किया जाता है निशाचर शब्द, तो वैसे ही वो रात को घूमते हैं। यहाँ पे नभ में अगर आकाश में घूमने वाला है तो उसको नभचर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आकाश में विचरने वाला है वह नभचर है। ओके, तो उसके बाद आता है बेटा, इस संस्थान में छात्रों के रहने का स्थान भी है, सभी छात्र यहाँ छात्रावास में ही रहते हैं। अब यहाँ पे छात्रावास शब्द का अर्थ क्या होता है? छात्रों के रहने का स्थान, यानी जहाँ छात्र रहते हैं वो स्थान, उसको क्या बोलते हैं? छात्रावास। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग छात्रावास यूज़ करेंगे, छात्रावास पर सर्कल करेंगे और वहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। फिर आता है बेटा अगले वाला, जो इतना कम खाता हो, इतना कम, कम खाने वाला मतलब अल्पाहारी। ठीक है, अल्प मतलब थोड़ा, आहार करने वाला मतलब कम खाने वाला, तो अल्पाहारी मतलब थोड़ा खाने वाला। तो जो इतना कम खाता हो उस अल्पाहारी के साथ दावत में जाना बेकार है, तो यहाँ पर अल्पाहारी शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर आता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखिए, नीचे दिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको लिखना है, यानी जिसका भाग्य अनुकूल ना हो उसको हम लोग अभागा भी लिख सकते हैं और भाग्यहीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसका भाग्य अनुकूल ना हो वो भाग्यहीन या अभागा। मर्जी के अनुसार, मन चाहा यानी जो मन ने चाहा, जो मर्जी के अनुसार हो वो, और मन मर्जी। ठीक है, दोनों शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं। फिर है विशाल हृदय वाला, उदार। ठीक है, ये आपका पहले भी आ चुका है उदार शब्द, उसका विशाल हृदय, बड़े हृदय वाले को, अब इसमें विशाल हृदय लिखने की नीड नहीं है। उदार जो शब्द है वो इसके लिए एक प्रॉपर शब्द दिया गया है कि बड़े हृदय वाला, बड़े दिल वाला जो होता है उसको उदार बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है बेटा, जिसका कोई अपराध ना हो, निर्दोष या निरपराध। ठीक है, अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। फिर आता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 7वें प्रश्न में दिया गया है, नीचे लिखे गए वाक्यों में किसी न किसी प्रकार की कोई अशुद्धि है, वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए। ठीक है, तो इसमें कोई ना कोई आपकी गलती दे रखी है, गलत दे रखा है, तो उसको आपको ठीक करके लिखना है। अब कल माताजी आ रहे हैं, अब माताजी वो क्या है? स्त्रीलिंग, तो इसको हम लोग आ रहे हैं तो लिख नहीं सकते, क्योंकि रहे जो होगा वो पुल्लिंग में आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कल माताजी आ रही हैं इसलिए बेटा क्योंकि हम लोग माता जी हैं, उसको बहुवचन इसलिए हम लोग हैं जो शब्द होता है हम लोग बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ हम लोग किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, किसी को आदर दे रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग हैं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं लिखा है। अगर यहाँ पे आप लोग माता जी आ रही है तो वो भी चल जाएगा, लेकिन अच्छा तब लगेगा जब हम लोग माता जी को रिस्पेक्ट के तौर पर हैं लिखते हैं।
ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर है लिखा है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके, ठीक है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। उसके बाद देखिए बेटा, अनेकों स्त्री पुरुष वहाँ गए आए थे। अब यहाँ पे अनेकों, अनेकों जो होता है, जैसे एक का बहुवचन क्या होगा, अनेक। जो अनेक होता है वो अपने आप में ही बहुवचन होता है बेटा। तो यहाँ पे स्त्री पुरुष, उसकी जगह हम लोग अनेकों लिखने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे अनेक जो शब्द है वो अपने आप में ही बहुवचन होता है। तो इसलिए यहाँ पे अनेक स्त्री पुरुष वहाँ आए थे। फिर है दुष्टों से भय, दुष्टों के भय से मत डरो। अब यहाँ पर हम लोग सीधा दुष्टों के भय से डरना नहीं, दुष्टों से मत डरो, क्योंकि ये भय से मत डरो, भय वाला यहाँ पे अगर डरना है तो मतलब डरेगा किस लिए, भय के कारण ही डरता है आदमी। तो यहाँ पर हम लोग भय लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दुष्टों से मत डरो या दुष्टों से डरो मत, जो इसमें दे रखा है। ठीक है, अब उसके बाद आता है उसे लगभग पूरे अंक प्राप्त हुए। उसे पूरे अंक प्राप्त हुए, लगभग हम लोग नहीं लिखेंगे। अगर पूरे अंक है, जैसे अंक है तो वो 100 है तो 100 ही है, उसको पूरे अंक प्राप्त हुए। हाँ, ये गलती हम लोग कर देते हैं, मतलब हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग करते हैं कि उसको लगभग पूरे अंक प्राप्त हुए, उसने लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए थे, ये हम लोग लिख देते हैं। लेकिन बेटा यहाँ जो होता है प्रॉपर, अगर आप लोग व्याकरणिक तौर पे देखते हैं तो लगभग पूरे अगर हो गया तो वो लगभग प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे व्याकरण अशुद्धि छांट रहे हैं तो उसे हम लिखेंगे उसे पूरे अंक प्राप्त हुए। करीम देखने गया है सिनेमा, तो यहाँ पे करीम यानी कर्ता, फिर आएगा उसके बाद हम लोग ये जो हमारा कर्म होता है वो, और फिर हमारी होती है क्रिया। तो हम लोग उसके वाक्य के अनुसार लिखेंगे कर्ता, कर्म और क्रिया। अब ये है करीम सिनेमा देखने गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको दोबारा लिखेंगे, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए। अब यहाँ पे एक गीतों की, अगर यहाँ पे मान लो एक गीतों की नहीं, अगर यहाँ पे गीतों है तो यहाँ पर एक कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर गीतों की एक पुस्तक, यानी पुस्तक है वो एक है और उसमें गीत जो है वो बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद आता है कृपया हमारी बात सुनने की कृपा करें। अब यहाँ पे कृपया अगर पहले ही हम लोगों ने उसको रिक्वेस्ट फॉर्म में बोल दिया तो यहाँ पे 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग कृपया करें और कृपया करके हमारी बात सुनने की कृपा करें, ये नहीं, कृपया हमारी बात सुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर कृपा लिखने की नीड नहीं है, या फिर हमारी बात सुनने की कृपा करें हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है कि पहले हम लोग कृपया लिखें और बाद में हम लोग कृपा लिखें। तो इसलिए हम लोगों को पहले वाला कृपया हमारी बात सुनिए। उसके बाद आता है बेटा यहाँ ताज़ा फलों का रस मिलता है। अब यहाँ पे ताज़ा, अगर यहाँ पे फल हैं बहुत सारे हैं तो यहाँ पे मतलब फल है, अगर बहुवचन है तो यहाँ पे ताज़ा एक वचन कैसे होगा। और दूसरा, यहाँ अगर हम लोग फलों का रस जो है वो ताज़ा है। ठीक है, ये हमें ध्यान देना है कि जो फलों का रस निकला है वो ताज़ा है। तो इसलिए हम लोग 2 तरह से बना सकते हैं, यहाँ ताज़े फलों का रस मिलता है और सही जो है वो है यहाँ फलों का ताज़ा रस मिलता है। ठीक है, उसके बाद है बेटा रोगी को काट कर सेब खिलाओ। अब अगर रोगी को काट दिया गया तो फिर वो सेब कैसे खाएगा। ओके, यहाँ पर रोगी को नहीं काटना है, यहाँ पर सेब को काटना है। तो रोगी को सेब काट कर खिलाना है। पहले हम लोग रोगी को सेब काट कर खिलाएंगे, उसको रोगी को नहीं काटेंगे, हम लोग सेब को काटेंगे। तो यहाँ पर आएगा रोगी को सेब काट कर खिलाओ। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8।